दिल्ली में आम आदमी पार्टी की स्थिति वो हो गई है कि आसमान से घिरे और खजूर में अटके। आम आदमी पार्टी दम भर रही थी कि जैसे ही निगम में उनकी सरकार बनेगी वो पूरे निगम की काया पलट करके रख देंगे, चाहे वो फिर कूड़े का पहाड़ हो या निगम के अस्पताल या फिर मुद्दा कर्मचारियों की सैलरी की बात हो। सब कायाकल्प हो जाएगा उनकी सरकार बनते ही। सारी परेशानियों पर आम आदमी पार्टी विकास की झाड़ू लगा देगी और दिल्ली का नगर निगम भी जापान के नगर निगम की तरह चमकने लगेगा। आम आदमी पार्टी को इस बात की मुगालता में भी थी कि निगम में सत्ता आते ही पूरा का पूरा नगर निगम दिल्ली सरकार के प्रति जवाबदेह हो जाएगा, लेकिन हो रहा है शायद इसका उलट। दिल्ली की निगम सत्ता गंवाने के बाद बीजेपी ने नया दांव चलकर आम आदमी पार्टी की नींद उड़ा दी है। दिल्ली बीजेपी ने दावा किया है कि संशोधित दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अनुसार ये नागरिक निकाय अब केंद्र सरकार के अधीन आता है और अब एमसीडी दिल्ली सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं है। 4 दिसंबर को हुए एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज कर नगर निगम में चल रहे बीजेपी के 15 साल के शासन को खत्म कर दिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने 250 वार्डों में 134 पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी केवल 104 वार्ड में ही अपना नाम कर सकी थी। दिल्ली नगर निगम अधिनियम में संशोधन के बाद एमसीडी अब केंद्र सरकार या उसके प्रतिनिधि उपराज्यपाल के अधीन है। नागरिक निकाय दिल्ली सरकार या विधानसभा के प्रति जवाबदेह नहीं है। दिल्ली बीजेपी की तरफ से ये बयान आम आदमी पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज के उस बयान के ठीक एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि एमसीडी को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली विधानसभा समिति के सदस्यों का एक पैनल जल्द ही देश के कुछ सबसे स्वच्छ शहरों का दौरा करेगा और उनके निगम की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेगा कि वो निगम में काम कैसे करते हैं, जिसका प्रयोग निगम को स्वच्छ करने में किया जाएगा। आपको याद होगा कि जब निगम चुनाव के परिणाम आए थे तब खुद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार हमें पूरा सहयोग करे। कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल को पता है कि केंद्र की मदद के बिना आम आदमी पार्टी के कमजोर नींव पर रखे गगनचुंबी वादे जो उन्होंने जनता से किए हैं वो पूरे होने असंभव हैं। इसीलिए निगम में अगर आम आदमी पार्टी का मेयर बनता भी है तो आम आदमी पार्टी को यह प्रयास करना होगा कि केंद्र और उपराज्यपाल के साथ सामंजस्य बिठाकर निगम को विकास की ओर ले जाया जाए, न कि राजनीतिक नूरा कश्ती कर निगम के विकास में अवरोध पैदा किया जाए। भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने के साथ ही राहुल गांधी नए विवाद में फंस गए हैं। इस बार राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो काफी हैरान करने वाला है। राहुल गांधी वीर सैनिकों पर बयान देकर चौतरफा गिर गए हैं। राहुल गांधी एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधने आए थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जिसको उन्होंने न गैर राजनीतिक दिलों और साथ ही सभ्यताओं को जोड़ने वाली यात्रा बताया है। लेकिन इस गैर राजनीतिक यात्रा के दौरान शाम को भारत चीन मसले पर राजनीतिक बयान देते हुए उन्होंने कहा कि भारत चीन सीमा पर जवान पिट रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने मौन धारण किया हुआ है। इस बयान के बाद राहुल गांधी पूरी बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ऐसे बयान देकर राहुल गांधी कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी पर सेना का अपमान करने का आरोप लग रहा है। अब राहुल गांधी पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चीन द्वारा किए गए अतिक्रमण पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान की निंदा की है और इसे अमर्यादित करार दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि राहुल गांधी का बयान अमर्यादित, बचकाना और देश विरोधी तत्वों को प्रेरित करने वाला और देश की बहादुर सेना का अपमान करने वाला है। हम उनके इस बयान की निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि जब पूरा देश और दुनिया ये कह रही है कि हमारी बहादुर सेना ने चीन को करारा जवाब दिया है, तो इस तरह बयान देना शर्मनाक है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि ये पहली बार नहीं है। डोकलाम में भी जब चीन ने घुसपैठ की कोशिश की थी तो उस समय भी कांग्रेस और राहुल गांधी सेना ने पराक्रम और शौर्य की तारीफ करने की जगह चीनी दूतावास के साथ मिलकर भारत विरोधी कृत्यों को प्रश्रय दे रहे थे। इनका बयान अत्यंत निंदनीय है। वो देश की सेना के पराक्रम पर उंगली उठाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी को 1962 का दौर याद करना चाहिए। बकौल शिवराज उन्होंने कहा कि आपके पिता राजीव गांधी के समय छोटे छोटे देश हमें आंख दिखाते थे, लेकिन अब किसी की मजाल नहीं है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने अपने बयान से भाजपा को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया हो। अब कांग्रेस के सामने भी मुश्किल खड़ी हो गई है कि अब इस बात पर बचाव कैसे किया जाए। राहुल अपने बयानों से उस बात को फिर सही साबित कर दिया है कि जब तक राहुल गांधी कांग्रेस में है तब तक हमारा ही फायदा है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की सेना लगातार कम होती जा रही है। ठाकरे के चाणक्य संजय राउत भले ही जेल से बाहर आ गए हो, लेकिन छोटे ठाकरे साहब के साथ कोई रुक ही नहीं रहा। अब भी उद्धव ठाकरे संजय राउत के नासिक से खुशी खुशी पलटे ही थे कि उनके पार्षद उन्हें थप्पा कर गए। ठाकरे और राउत नासिक में ही थे तब तक शिंदे गुट ने शिवसेना के ठाकरे गुट के साथ खेला कर दिया।
हुआ ये कि ठाकरे और राउत के नासिक से लौटते ही नासिक के 11 पुराने पार्षदों ने ठाकरे गुट छोड़ा और शिंदे गुट का हाथ थाम लिया। वो सीएम एकनाथ शिंदे से गुरुवार की रात उनके मुंबई स्थित सीएम आवास वर्षा में मिले और बाला साहिब बाची शिवसेना में शामिल होने का फैसला ले लिया। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। ठाकरे गुट छोड़ने वालों में महापालिका के पूर्व विपक्षी नेता अजय बोरिस्ते, पूर्व स्थायी समिति के सदस्य रमेश धोड़ंगे भी शामिल हैं। संजय राउत ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। संजय राउत नासिक समेत उत्तर महाराष्ट्र के शिवसेना पार्टी के संपर्क प्रमुख हैं। इसीलिए ये न सिर्फ शिवसेना के ठाकरे गुट बल्कि निजी रूप से संजय राउत के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है। लेकिन संजय राउत ने नासिक में पुराने पार्षदों और कई कार्यकर्ताओं के शिंदे गुट में चले जाने पर कहा है कि ये सब दलाल लोग थे। वो निष्ठा, श्रद्धा, विचारधारा जैसे शब्दों से अनजान हैं। उन्हें मिलावटी शराब, जुए के अड्डे, कॉन्ट्रैक्टरों से दलाली लेकर मंत्रालय में आकर काम करवाना, यही सब इन लोगों को पता है। ऐसे लोगों को चले जाना ही बेहतर है। शिंदे गुट की बगावत के बाद भी नासिक में ठाकरे गुट अब तक शक्तिशाली था। थोड़े ही दिनों पहले ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत नासिक दौरे पर थे और इस दौरे के वक्त संजय राउत के कार्यक्रम में कुछ पूर्व पार्षद की गैरहाजिरी ने सबका ध्यान खींचा था। इसके बाद संजय राउत जैसे ही वहां से लौटे, वहां के 11 पूर्व पार्षदों ने ठाकरे गुट छोड़ दिया। फिलहाल स्थिति ये है कि नासिक महानगर पालिका में शिवसेना के 32 नगर सेवक हैं। इनमें से 11 लोगों ने अब शिंदे गुट का दामन थाम लिया है। इसी दौरान शिंदे गुट के नेता और मंत्री उदय सामंत ने बयान दिया है कि नए साल में और भी बड़ा धमाका होगा। 10 से 12 बड़े नेता और विधायक शिंदे फडणवीस के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि जिस धमाके की गूंज 5 महीने पहले सुनाई दी थी, वैसी ही गूंज इस बार भी सुनाई देगी। अब तक देखकर तो यही लग रहा है कि बाला साहिब के जैविक वंशजों पर एकनाथ शिंदे जैसे विचारक वंशज हावी हैं। भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हो गए हैं। राहुल गांधी खुश हैं कि वो कोई काम में व्यस्त हैं। हालांकि राहुल को भारत जोड़ो यात्रा की जगह कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालने की जरूरत है। शायद कांग्रेस जोड़ो यात्रा से पार्टी का कुछ भला हो जाए, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से तो कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हो रहा। हर राज्य में पार्टी आपसी गुटबाजी से जूझ रही है। जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार है, वहां मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर पार्टी के नेता एक दूसरे के खिलाफ शह और मात का खेल खेल रहे हैं। 100 दिनों की इस यात्रा के दौरान भी पार्टी के कई नेता इस्तीफा देकर दूसरे दलों का दामन थाम चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ इस यात्रा को लेकर कई विवाद भी हो चुके हैं। मसलन राहुल के साथ बच्चों की तस्वीरों पर, उनके टी शर्ट पर और उनके बयानों पर कांग्रेस को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। वीर सावरकर पर दिए गए राहुल के बयान पर काफी हंगामा हुआ था। वहीं अब अग्निवीरों पर दिए गए राहुल के बयान पर बवाल हो गया है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर जबरदस्त पलटवार किया है। हालांकि बीजेपी की पलटवार से कांग्रेस को जबरदस्त मिर्ची लगी है। दरअसल बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने एक वीडियो शेयर कर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने कहा है कि अग्निवीरों को सेना से जूते मारकर निकाल देंगे। ये उस सेना के लिए कह रहे हैं जो युद्ध भूमि में भी अपने शहीदों के शव को पीछे नहीं छोड़ते। ये राहुल गांधी का कितना मेकओवर करेंगे, करोड़ों खर्च कर रहे हैं। 4 साल के लिए अग्निवीर बना दो, भारतीय सेना बंदा बना देगी अगर सिलेक्ट हुई तो। राज्यवर्धन सिंह राठौर की इस वीडियो पर कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने पलटवार किया। सुप्रिया श्रीनेत ने 50 पैसे के एक सिक्के की तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि आपने मेहनत की है, वीडियो बनाया है, चवन्नी की जगह ये अठन्नी आपके खाते में राजवर्धन जी। वहीं राज्यवर्धन और सुप्रिया श्रीनेत के ट्वीट पर कई यूजर्स ने भी कमेंट किया है। एक यूजर ने लिखा कि क्या बात कही राठौर साहब, लेकिन वो अनफिट हैं अग्निवीर के लिए भी। वहीं संजू यादव ने सुप्रिया श्रीनेत के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए 10 पैसे के एक सिक्के की तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि आप बहुत मेहनत कर रही हैं जीरो को हीरो बनाने में, लेकिन बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, पप्पू कभी पास नहीं होगा, इसीलिए आपको मिलता है चवन्नी की जगह ये 10 पैसा आपके खाते में गया, खूब मजे करो। वहीं आशीष रंजन सिंह ने सुप्रिया को जवाब देते हुए लिखा कि राज्यवर्धन सिंह राठौर राजनेता बाद में हैं, पहले देश के सच्चे सिपाही हैं। उनको आप चवन्नी और अठन्नी से नहीं तोल सकती, लेकिन वो पत्रकार जो पहले पत्रकार था अब किसी पार्टी का चाटुकारिता और दलाली करता है, वो एक सच्चे देशभक्त सिपाही अठन्नी से तोल रहा है। इसके अलावा भी कई यूजर्स ने सुप्रिया श्रीनेत के ट्वीट पर पलटवार कर उन्हें करारा जवाब दिया है। खत खून से लिख रहा हूं, इसे सिर्फ कागज के टुकड़े पर लिखा शब्द मत समझ लेना। ऐसा ही कुछ अमरोहा शहर के मुस्लिम युवक ने किया है। जरा ठहरिए, अब आप ये मत समझ लीजिएगा कि किसी नायक ने नायिका को प्रेम पत्र लिखा है। खून भरी चिट्ठी यूपी के अमरोहा के निवासी कमरानुद्दीन सिद्दीकी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी है।
अब क्या आप ये सोच रहे हैं कि आखिर इस आदमी की फरियाद क्या है जो इसने अपने खून से चिट्ठी देश के इन दो बड़े नेताओं को लिखी है? कामरानुद्दीन की कोई फरियाद नहीं है, बल्कि इच्छा है, और इच्छा ये है कि वो बीजेपी ज्वाइन करना चाहता है। अमरोहा निवासी बीजेपी द्वारा जो कार्य मुस्लिमों के हितों के लिए किए गए हैं उससे बहुत अधिक प्रभावित है। कामरानुद्दीन का ये मानना है कि मोदी और योगी सरकार द्वारा चलाई गई योजना का लाभ बिना किसी धार्मिक भेदभाव के मुस्लिमों तक पहुंचा है। समाज के हाशिए पर खड़े मुस्लिमों की स्थिति में इस कारण काफी सुधार भी आया है। कामरानुद्दीन का कहना है कि उसके लिए ये बहुत अधिक सौभाग्य की बात होगी कि अगर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ उन्हें खुद पार्टी ज्वाइन कराएं। कामरानुद्दीन वकालत की पढ़ाई भी पूरी कर चुके हैं और इससे पहले वो समाजवादी पार्टी की सदस्य भी रह चुके हैं, लेकिन अब पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के विकास कार्यों से प्रभावित होकर वो सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। जब इस बात को लेकर बीजेपी अमरोहा जिला अध्यक्ष डॉक्टर ऋषिपाल से पूछा गया तो उन्होंने ऐसी किसी भी वायरल वीडियो की जानकारी होने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति पार्टी में शामिल होना चाहता है तो उसको नियम अनुसार पार्टी में शामिल कराया जाएगा। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ द्वारा चलाई जा रही विकास कार्यों की ही बदौलत बीजेपी आज जाति और धर्म आधारित राजनीति, मकर जाल राजनीति को ध्वस्त करने में सफल हो पाई है। बीजेपी के लिए यही लाभार्थी वर्ग आज मास्टर कार्ड है जो बीजेपी को हर चुनाव में जीत दिला रहा है। बीजेपी को अभी तक विपक्षी पार्टियां मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन बताते आई है, लेकिन अपने सरकारों द्वारा किए गए विकास कार्य जो बिना किसी भेदभाव हर धर्म के लोगों तक पहुंचा है, उसने विपक्ष के दावों को जुमला साबित कर दिया है। अभी हाल ही में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी 19 मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्रों में से 17 में कमल का फूल खिलाने में सफल रही है, जो साफ इस बात का संकेत भी है कि अब मुस्लिम वर्ग भी बीजेपी से जुड़ रहा है, ना कि डर रहा है, क्योंकि मुस्लिम समाज अब वोट बैंक का हिस्सा नहीं बल्कि देश के विकास और एकता में सहयोगी बनना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।